तो आज का हमारा विषय है डिजिटल सुरक्षा की दुनिया से। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हमारी डिजिटल जिंदगी को महफूज रखने के लिए एक तरह की गाइडबुक है। इसमें वीपीएन से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम को मजबूत बनाने और मतलब यूजर अकाउंट्स को संभालने तक सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। तो आज हम करने क्या वाले हैं? हमारा मकसद है कि इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों के पीछे का असली मतलब समझें। हाँ, उन्हें आसान बनाएं। हाँ, हम इसे एक मजबूत किला बनाने की तरह देखेंगे और समझेंगे कि हमारे डिजिटल किले यानी हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं और उन्हें असल जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है। अच्छा। ये सोच और रणनीति की बात है। सुरक्षा की कई परतें बनाने जैसा है, ताकि अगर एक दीवार टूट भी जाए तो हमलावर दूसरी में उलझ कर रह जाए। आज हम देखेंगे कि ये अलग अलग हिस्से मिलकर एक पूरी सुरक्षा रणनीति कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। किसी भी मजबूत किले की तरह इसकी भी शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। नींव। सामग्री में ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा के 5 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज है ना? बिल्कुल। यानी किसी भी यूजर ये प्रोग्राम को सिर्फ उतने ही अधिकार देना जितने उसके काम के लिए निहायत जरूरी हों, 1 इंच ज्यादा नहीं। हाँ, और ये सुनने में जितना मामूली लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अच्छा। 2013 का मशहूर टारगेट हैक याद है? हाँ, सुना है। उसकी शुरुआत एक बाहरी HVAC वेंडर के अकाउंट से हुई थी, जिसे जरूरत से ज्यादा नेटवर्क एक्सेस मिला हुआ था। ओहो। अगर लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत वहां सख्ती से लागू होता तो शायद हैकर्स कभी भी कस्टमर के पेमेंट सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब एक छोटी सी चूक। एक छोटा सा नियम करोड़ों डॉलर और लाखों लोगों का डेटा बचा सकता था। जब किसी के पास गैर जरूरी अधिकार होते हैं तो वो एक खुला दरवाजा बन जाता है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त उदाहरण है। एक छोटे से नियम को नजरअंदाज करने का इतना बड़ा नतीजा। जी। तो ये हो गई नींव। इसी नींव पर बाकी 4 सिद्धांत खड़े होते हैं। दूसरा है डिफेंस इन डेप्थ, यानी सुरक्षा की कई परतें। एक के पीछे एक दीवार के पीछे दूसरी दीवार, जैसे फायरवॉल लगाना, फिर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना और साथ ही सिस्टम को रेगुलर अपडेट करते रहना। बिल्कुल। अगर एक सुरक्षा घेरा टूट भी जाए तो दूसरा उसे रोक ले। हाँ, और इसमें एक आम गलती होती है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा टूल्स मतलब ज्यादा सुरक्षा। अच्छा। लेकिन अगर उन सभी टूल्स को ठीक से कॉन्फ़िगर न किया जाए तो वे बस शोर बढ़ाते हैं और सुरक्षा का झूठा एहसास देते हैं। एक अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ फायरवॉल 10 खराब कॉन्फ़िगर वाले टूल से बेहतर है। असल डेप्थ क्वालिटी से आती है, क्वांटिटी से नहीं। ये बहुत अहम बात है। अब तीसरा सिद्धांत है फेल सेफ स्टांस। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम का कोई हिस्सा फेल हो तो वो डिफॉल्ट रूप से एक सुरक्षित स्थिति में बंद हो, असुरक्षित में नहीं। हाँ। 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा और समझना चाहता हूं। इसका मतलब अगर मेरा ऑनलाइन बैंकिंग सेशन अचानक इंटरनेट कटने की वजह से बंद हो जाए तो सिस्टम को मुझे अपने आप लॉग आउट कर देना चाहिए। बिल्कुल। ना कि उस सेशन को एक्टिव रखना चाहिए। सही। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका मतलब है। सिस्टम को हमेशा सबसे बुरे हालात मानकर चलना चाहिए। अच्छा। अगर किसी दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खराब हो जाए तो उसे खुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए लॉक हो जाना चाहिए। सही है। सिस्टम में इसका मतलब है कि अगर कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस फेल हो तो रिक्वेस्ट को मंजूरी मिलने की बजाय उसे डिफॉल्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इजाजत हमेशा सोच समझ कर दी जानी चाहिए, डिफॉल्ट में नहीं। समझ गया। चौथा है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। जी। यानी किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अधिकार न देना जिससे वो अकेले ही कोई बड़ा नुकसान या धोखाधड़ी कर सकें। जैसे एक ही व्यक्ति को पेमेंट अप्रूव करने और उसे जारी करने दोनों का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ धोखाधड़ी रोकने के लिए नहीं, ये गलतियों को रोकने के लिए भी है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, अगर एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार हैं तो उसकी एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। लेकिन अगर काम बटा हुआ है तो एक दूसरा व्यक्ति उस गलती को पकड़ सकता है। सही बात है। और आखिरी है सिक्योरिटी बाय डिजाइन। इसका मतलब है कि सुरक्षा को सिस्टम बनाते समय ही उसका एक अभिन्न हिस्सा बनाना।
बाद में ऊपर से पैच की तरह जोड़ना नहीं। मतलब शुरू से ही सोच कर चलना। बिल्कुल। जब सुरक्षा नींव से ही शुरू होती है तो वो ज्यादा मजबूत और असरदार होती है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, पर एक सिस्टम एडमिन सुबह ऑफिस आकर असल में करता क्या है इन्हें लागू करने के लिए? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से बात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आती है। हाँ, इन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ता है, जिसे तकनीकी भाषा में ओएस हार्डनिंग कहते हैं। ओएस हार्डनिंग। ये अपने डिजिटल किले की दीवारों को मजबूत करने और गैर जरूरी खिड़कियों और दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करने जैसा है, ताकि हमलावर के लिए अंदर घुसने के रास्ते ही कम हो जाएं। एग्जैक्टली। तो ये हार्डनिंग कैसे की जाती है? मतलब कौन सी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने होते हैं? सबसे पहला और सबसे आसान कदम है गैर जरूरी सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और पोर्ट्स को हटाना या बंद करना। जब आप कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी आपको शायद कभी जरूरत ना पड़े। सही है। सिस्टम पर चलने वाला हर प्रोग्राम और हर खुला पोर्ट एक संभावित एंट्री पॉइंट हो सकता है। जितना कम फालतू का सामान उतनी कमजोरियां। बिल्कुल। और इसके बाद आता है यूजर अकाउंट्स को ठीक से मैनेज करना। सामग्री में खास तौर पर डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने पर जोर दिया गया है। ये तो बहुत बेसिक लगता है, लेकिन क्या लोग सच में ये गलती करते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। आज भी हजारों डिवाइस, खासकर राउटर और आईओटी डिवाइस, डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड जैसे एडमिन और पासवर्ड के साथ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अरे बाप रे! ये हैकर्स के लिए खुला न्योता है। हार्डनिंग का मतलब है इन सभी डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलना, प्रशासनिक अधिकार यानी एडमिन प्रिविलेज सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को देना जिन्हें इसकी सच में जरूरत है, और बाकी सभी को सामान्य यूजर बना के रखना। बिल्कुल। सामग्री में कुछ टूल्स का भी जिक्र है, जैसे विंडोज के लिए बिटलॉकर, मैकओएस के लिए फाइल वॉल्ट और लिनक्स के लिए एसी लिनक्स। ये क्या करते हैं? ये सभी हार्डनिंग के ही टूल्स हैं। अच्छा। लेकिन ये अलग अलग काम करते हैं। बिटलॉकर और फाइल वॉल्ट पूरे हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी अगर आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाए तो चोर आपके डेटा को पढ़ नहीं पाएगा। वो उसके लिए एक न समझ आने वाली भाषा होगी। लेकिन एसई लिनक्स मतलब सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स और भी गहराई में काम करता है। कैसे? यह तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम सिस्टम के किस हिस्से को छू सकता है, भले ही उसे एडमिन ही क्यों न चला रहा हो। अच्छा, मतलब एडमिन के ऊपर भी एक लेयर। हाँ, यह एक तरह से आपके किले के अंदर हर कमरे के दरवाजे पर अलग अलग गार्ड तैनात करने जैसा है। तो हार्डनिंग कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने किले की दीवारें मजबूत कर ली, गैर जरूरी दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अक्सर वो होता है जिसे हम खुद अंदर आने देते हैं, है ना? बिल्कुल। यहीं से बात पहरेदारों यानी यूजर अकाउंट्स और उनके मैनेजमेंट पर आती है। बिल्कुल। यहीं पर इंसान का पहलू सामने आता है। यूजर और अकाउंट मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ अनधिकृत पहुंच को रोकना नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करना भी है। जवाबदेही? हाँ, यानी सिस्टम में होने वाले हर काम को किसी न किसी यूजर से जोड़ा जा सके। अगर कुछ गलत होता है तो पता होना चाहिए कि उसे किसने किया। अच्छा। हर यूजर की एक यूनिक आईडी होती है जिससे उसकी गतिविधियों को ट्रैक और ऑडिट किया जा सकता है। तो इन पहरेदारों को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए क्या तरीके हैं? सामग्री में पासवर्ड पॉलिसी पर बहुत जोर है। हाँ, और एक मजबूत पासवर्ड पॉलिसी सिर्फ ये कहना नहीं है कि एक अच्छा पासवर्ड बनाओ। इसमें नियम होते हैं। पासवर्ड कम से कम 12-14 कैरेक्टर का हो, उसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और सिंबल सब मिले हुए हों, और उसे हर 90 दिन में बदला जाए। लेकिन नीतियां बनाना तो आसान है, मुश्किल है उन्हें लागू करवाना। हम सब ने उन लोगों को देखा है जो पासवर्ड को स्टिकी नोट पर लिखकर मॉनिटर पर चिपका देते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो फिर इसका क्या समाधान है? समाधान है टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का मिश्रण। अच्छा। टेक्नोलॉजी के तौर पर हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA का इस्तेमाल करते हैं। 2FA? ये ऐसे है जैसे ताला खोलने के लिए चाबी के साथ साथ एक सीक्रेट कोड की भी जरूरत हो, जो हर 30 सेकंड में आपके फोन पर बदलता रहता है। तो अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। समझ गया। और एक और जरूरी बात जो सामग्री में लिखी है वो है पुराने या गैर जरूरी अकाउंट्स को तुरंत डिलीट या डीएक्टिवेट करना। ये बहुत ही आम और खतरनाक गलती है। सच में? हाँ, मुझे याद है एक कंपनी थी जहां एक कर्मचारी के जाने के 6 महीने बाद
बाद भी उसका VPN अकाउंट एक्टिव था। अरे हैकर्स ने डार्क वेब से उस कंपनी के पुराने डेटा लीक को खोजा, उस कर्मचारी का पुराना पासवर्ड निकाला और उसी VPN अकाउंट का इस्तेमाल करके पूरे नेटवर्क में घुसपैठ कर ली। बाप रे। इसलिए अकाउंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यानी अकाउंट बनाने से लेकर उसे सही समय पर हटाने तक की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा और यूजर्स की सुविधा के बीच एक संतुलन बनाने जैसा है। नीतियां मजबूत होनी चाहिए, लेकिन यूजर्स को ट्रेनिंग देना भी उतना ही जरूरी है ताकि वे समझे कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं। तो अब हमारा किला बन गया, दीवारें मजबूत हो गईं और पहरेदार भी चौकन्ने हैं। लेकिन दुश्मन चालाक है, वो हमेशा दीवारों में दरारें ढूंढता रहता है। बिल्कुल। यहीं पर पैच मैनेजमेंट और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की भूमिका आती है। सही कहा। कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। समय के साथ उनमें नई नई कमजोरियां या वल्नरेबिलिटीज मिलती रहती हैं। पैच मैनेजमेंट का मतलब है उन कमियों को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा जारी किए गए अपडेट्स यानी पैच को जल्द से जल्द लगाना। ये दीवारों में आई दरारों की तुरंत मरम्मत करने जैसा है। बिल्कुल। तो फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या है? ये पैच मैनेजमेंट से अलग कैसे है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब है दुश्मन से पहले खुद ही उन दरारों और कमजोरियों को ढूंढना। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव? हाँ, इसमें ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके पूरे नेटवर्क और सिस्टम्स को स्कैन किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कहाँ-कहाँ कमजोरियां हैं। ये आपके किले का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करने जैसा है। तो इसका मतलब असेसमेंट से हमें पता चलता है कि दरारें कहाँ हैं और पैच मैनेजमेंट से हम उन दरारों को भरते हैं। सही। सामग्री में बताया गया है कि इन दोनों को एक साथ करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल। वल्नरेबिलिटी स्कैनर आपको 100 कमजोरियों की लिस्ट दे सकता है, लेकिन आप एक ही दिन में 100 पैच तो नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप प्रायोरिटी कैसे तय करेंगे? हाँ। यहीं पर स्ट्रैटेजी आती है। असेसमेंट आपको बताता है कि कौन सी दरार सबसे खतरनाक है, जिसका हैकर्स आसानी से फायदा उठा सकते हैं। हाँ, और आप सबसे पहले उसे ठीक करते हैं। फिर आप उस पैच को सीधे प्रोडक्शन सिस्टम पर लगाने से पहले एक कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो सिस्टम में कोई नई समस्या ना पैदा कर दे। एग्जैक्टली। ये तो सुरक्षा और ऑपरेशंस टीम के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान जैसा लगता होगा। सुरक्षा टीम चाहती है कि पैच तुरंत लगे, जबकि ऑपरेशंस टीम को डर होता है कि कहीं कुछ टूट ना जाए। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा। इसीलिए ये एक लगातार चलने वाला सुरक्षा चक्र है। आप एक बार स्कैन करके और पैच लगाकर निश्चिंत नहीं हो सकते। ये एक सतत यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। सही बात है। नए खतरे हर रोज आते हैं, तो आपकी रक्षा भी हर रोज होनी चाहिए। आखिर में सामग्री एक और बुनियादी कॉन्सेप्ट को छूती है, जो इन सभी चीजों के नीचे एक अदृश्य परत की तरह काम करता है, क्रिप्टोग्राफी। इसे एक गुप्त भाषा की तरह समझिए। हाँ, ये वो जादू है जो हमारे डिजिटल दुनिया को चलाता है। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल संदेशों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ताकि अगर कोई उन्हें बीच में पकड़ भी ले तो पढ़ ना सके। अच्छा। इसके 3 मुख्य घटक हैं: एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन और क्रिप्टैनालिसिस। एन्क्रिप्शन तो हुआ किसी संदेश मतलब प्लेन टेक्स्ट को एक न पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में बदलना, सिफर टेक्स्ट में। जी। और डिक्रिप्शन हुआ उसे एक चाबी की मदद से वापस असली रूप में लाना। सही। और तीसरा है क्रिप्टैनालिसिस। ये एन्क्रिप्टेड डेटा को बिना चाबी के समझने या तोड़ने का विज्ञान है। कोड ब्रेकिंग। हाँ, कोड ब्रेकिंग। एक तरफ कोड बनाने वाले होते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें तोड़ने वाले। इसी दौड़ की वजह से क्रिप्टोग्राफी लगातार विकसित होती रहती है। आज हम जिस एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं वो इतना मजबूत है कि दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर मिलकर भी उसे अरबों सालों में नहीं तोड़ सकते। ये तो कमाल है। लेकिन ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है? हर जगह। जब आप किसी वेबसाइट पर ताले का निशान मतलब HTTPS देखते हैं, तो आपके ब्राउजर और उस वेबसाइट के सर्वर के बीच सारा कम्युनिकेशन क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है। अच्छा। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है। आपके फोन में सेव डेटा, आपके क्रेडिट कार्ड से होने वाली पेमेंट, हर जगह क्रिप्टोग्राफी ही आपकी प्राइवेसी की रक्षा कर रही है। सामग्री में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीज के बारे में भी कुछ है क्या? हम उसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में ताला लगाने और खोलने के लिए एक ही चाबी होती है। एक ही चाबी? हाँ, ये तेज और आसान है,
लेकिन मुश्किल ये है कि आपको वो चाबी सुरक्षित तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी पड़ती है। अगर चाबी गलत हाथों में पड़ गई तो सब खत्म। ये तो रिस्क है। वहीं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। 2 चाबियां। पब्लिक की एक खुले पोस्ट बॉक्स की तरह है जिसे आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई भी उस पब्लिक की का इस्तेमाल करके आपके लिए संदेश को लॉक कर सकता है। लेकिन उसे खोल सिर्फ आप सकते हैं। अपनी प्राइवेट की से, जो किसी और के पास नहीं होती। इंटरनेट पर सुरक्षित कम्युनिकेशन इसी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की वजह से संभव है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि डिजिटल सुरक्षा कोई एक जादुई टूल या सॉफ्टवेयर खरीदने से नहीं आती। ये एक बहुस्तरीय रणनीति है, एक मानसिकता है। यह मजबूत सिद्धांतों से शुरू होती है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसमें ओएस हार्डनिंग और पैच मैनेजमेंट जैसे लगातार चलने वाले व्यावहारिक कदम शामिल होते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम इंसानों को कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल, किसे और कैसे एक्सेस देते हैं। जैसा कि सामग्री में कहा गया है, कोई भी सिस्टम उतना ही सुरक्षित होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और अक्सर वो सबसे कमजोर कड़ी तकनीक नहीं बल्कि इंसान होता है। बिल्कुल, इसलिए लगातार सतर्कता, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ही असली सुरक्षा है। तकनीक बदलती रहती है, नए खतरे आते रहते हैं, इसलिए हमें भी लगातार सीखते रहना होगा। तो ये हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जी, आज के समय में जहां हमारी पूरी जिंदगी बैंक अकाउंट से लेकर निजी बातचीत तक डिजिटल हो चुकी है, क्या हमें बेसिक साइबर सुरक्षा साक्षरता को पढ़ने लिखने जैसी एक बुनियादी जीवन कौशल नहीं मानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। फिशिंग को पहचानना, एक मजबूत पासवर्ड बनाना, 2FA का इस्तेमाल करना, क्या ये सब अब उतना ही जरूरी नहीं हो गया है जितना सड़क पार करने के नियम जानना? ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। टेकटपोर को फॉलो करना मत भूलिएगा।